हेलो स्टूडेंट्स, चहल एकेडमी की इस इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट की सीरीज में आपका स्वागत है। हम इस सीरीज में कवर कर रहे हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो कि इस साल के यूपीएससी प्री और मेंस एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। बेसिकली हमारा मेन फोकस रहेगा प्री ओरिएंटेड, जिसमें हम बात करेंगे कि जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हमारे पूरे साल में आए हैं या फिर जो इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जामिनेशन के लिए, उसको हम वन बाय वन करके उसको कंप्लीट करेंगे इस सीरीज के अंदर। आज हम ऐसे ही एक टॉपिक से रिलेटेड बात करेंगे जिसका नाम है कोस्टल रेगुलेशन जोन्स। जी हाँ, मुंबई में सिल्ट और सॉल्ट पैन जो हमारे रीजन्स हैं उससे रिलेटेड ये काफ़ी टाइम से न्यूज़ में चल रहा है, जिसकी वजह से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि यूपीएससी शायद इसको क्वेश्चन में पूछे, और प्री ओरिएंटेड ऐसे टॉपिक्स जनरली आते भी रहे हैं। आज हम बात करेंगे कोस्टल रेगुलेशन जोन्स की। इससे पहले हम आपको बताएं कि पूरे अगर इंडिया की अगर हम बात करें तो टोटल एरिया इंडिया का लगभग कितना होगा? इट इज नियर अबाउट 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर एरिया। तो अगर हम टोटल इंडिया की एरिया की अगर हम बात करें तो इतना एरिया है हमारे इंडिया के अंदर, जो कि पूरे वर्ल्ड का अगर हम बात करें तो 2.4% एरिया ऑक्यूपाई करता है। इस 2.4% एरिया ऑक्यूपाई करने की वजह से अगर हम बात करें तो हमारे जो कोस्टल रीजन्स है, कोस्ट हमारा लगभग 7517 किलोमीटर के आसपास का कोस्टल रेंज है, कोस्ट लाइन है, जिसमें से 6100 किलोमीटर मेन लैंड के ऊपर है और बाकी जो रीजन है वो हमारे अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप पे है। जबकि हमारा जो 15,200 किलोमीटर का जो एरिया है वो हमारी लैंड फ्रंटियर माना जाता है, यानी दूसरी कंट्रीज से जो लैंड हमारा कनेक्ट होता है, डेट इज नियर अबाउट 15,200 किलोमीटर। कोस्टल एरिया है हमारा 7517, जिसमें से हमारा 6100 मेन लैंड पे और बाकी जो है हमारा अंडमान और निकोबार पे, लक्षद्वीप पे। टोटल एरिया की अगर हम बात करें तो 2.4, और अगर हम टोटल बायोडाइवर्सिटी की बात करें और इंडिया के अंदर में तो लगभग 6 से 7% जो टोटल वर्ल्ड की जो स्पीशीज हैं उसकी 6 से 7% स्पीशीज इंडिया में एंडेमिक है, यानी इंडिया में ही वो स्पीशीज मिलती है, वर्ल्ड में और जगह वो स्पीशीज नहीं मिलती है, जिसकी वजह से इंडिया एक मेगा डाइवर्स कंट्री भी कहलाता है। पूरे वर्ल्ड में जो 17 मेगा डाइवर्स कंट्रीज है उसमें से इंडिया भी एक है। ऐसे ही जो हमारे टोटल 34-35 जो हमारे बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स हैं उसमें से 4 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स इंडिया के अंदर हमें आते हैं। वेस्टर्न घाट्स, हिमालय हो गया हमारा, इंडो बर्मा हो गया और सुंडालैंड। डेफिनेटली ऐसे में बहुत ज़रूरी हो जाता है कि हमारे जो कोस्टल एरियाज़ हैं उसको हम प्रोटेक्ट करें, क्योंकि कोस्टल एरियाज़ डेवलपमेंट के नाम पे कई बार इतने ज़्यादा एक्सप्लॉइट किए जाते हैं कि धीरे धीरे करके वहाँ की जो लाइफ है बहुत ज़्यादा अफेक्ट हो जाती है। आज हम इसी टॉपिक के ऊपर डिटेल में समझेंगे कि क्या है कोस्टल रेगुलेशन जोन्स, और इंडिया ने टाइम टू टाइम, इंडियन गवर्नमेंट ने और जो हमारी कोर्ट्स होती हैं टाइम टू टाइम किस किस तरह के लॉज और रूल्स एंड रेगुलेशंस लाते हैं इस तरह के जोन्स को प्रोटेक्ट करने के लिए। सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये न्यूज़ में क्यों था, क्योंकि रिसेंटली मुंबई के अंदर में जो सॉल्ट पैन्स हैं, जी हाँ, जब भी कोई रीजन पानी के अंदर बहुत टाइम तक रहता है या फिर बहुत बड़ी कोई लेक या पॉन्ड होती है या फिर वो समुद्र के पानी से घिरा होता है और उसके बाद धीरे धीरे करके वहाँ से पानी अगर हट जाता है किसी रीजन की वजह से, या तो लैंड एरिया अपलिफ्ट हो गया या फिर कोई दूसरे रीजन की वजह से, तो वहाँ पे इवेपोरेशन जब होती है उस वजह से जो अंदर के जो पार्टिकल्स होते हैं सॉल्ट के, वो धीरे धीरे इवेपोरेशन की वजह से ऊपर आ जाते हैं और वो पूरा एरिया सॉल्ट से गिर जाता है, सॉल्ट से भर जाता है। ऐसे ही एरिया है हमारे, बहुत सारे एरियाज हैं हमारे मुंबई के अंदर में, गुजरात के अंदर में और कोस्टल रीजन्स के अंदर में। फिलहाल हम बात कर रहे हैं मुंबई की। मुंबई के सॉल्ट पैन्स एक ऐसे एरिया जहां पे समुद्र का पानी जो है बहुत डीप चला जाता था और अभी पानी वहां से हट गया है, लेकिन इवेपोरेशन की वजह से पूरा एरिया सॉल्ट बन चुका है, सॉल्ट से कवर हो चुका है और वहां के जो नियर बाय एरियाज है वहीं का लाइफ स्टॉक है, यानी एक तरीके से वो लाइफ सर्वाइव करते हैं, उस सॉल्ट एरियाज के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। लेकिन रिसेंटली डेवलपमेंट के नाम पे अगर गवर्नमेंट की अगर बात करें तो उन्होंने ऐसे प्रोजेक्ट्स को अभी अलाउ किया है जिसमें इन सॉल्ट पैन्स को वहां से हटाना पड़ेगा। और अगर अपोजिशन की बात करें और जो एनवायरमेंटलिस्ट की बात करें तो वो कुछ पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशंस और पर्टिकुलर जो गवर्नमेंट है उनके ऊपर डायरेक्टली क्लेम कर रहे हैं, डायरेक्टली ब्लेम लगाया जा रहा है कि वो पर्टिकुलर ग्रुप्स को एक फायदा पहुंचाने के लिए इस तरह की हरकतें वो कर रहे हैं। डेफिनेटली एक इशू है जो कि हमारे यूपीएससी में ऐसे इशू जनरली आते रहते हैं।
कंट्रोवर्सी है अपॉन आवर मुंबई सॉल्ट पैंस। वाई डू दीज लैंड मैटर, क्यों मैटर करती हैं? और ये 10 सब अर्बन जो मुंबई की बेल्ट्स हैं उसमें नियर बाय 5 times द साइज ऑफ फर्स्ट वाइल मिल लैंड इन सेंट्रल मुंबई, यानी जो ये सब अर्बन एरियाज हैं 5 गुना से ज्यादा जो आज तक की जो मिल लैंड थी उससे ज्यादा एरिया कवर कर रहे हैं ये सॉल्ट लैंड्स। हमें इनको प्रोटेक्ट करने की जरूरत है। आपने सुना होगा कोविड के टाइम पे धारावी जो है एक बहुत बड़ा स्लम एरिया है मुंबई के अंदर में। डेफिनेटली ये इस तरह के जो एरियाज होते हैं बहुत जरूरी भी होते हैं, क्योंकि आसपास के जितने भी लोग रहते हैं उनके घर में काम करने वाले जो लोग होते हैं, सर्विसेज प्रोवाइड करने वाले जो लोग होते हैं वो नियर बाय स्लम्स में ही रहते हैं। वो जो स्लम्स होती हैं वो उनके लिए एक सब अर्ब की तरह काम करती है, सब रूरल की तरह काम करती है, यानी जो अर्बन एरिया के साथ में रूरल एरिया साथ में रहता है और वो रूरल एरिया सर्विसेज प्रोवाइड करता है अर्बन एरिया को। लेकिन यहां पे इस प्रॉब्लम की वजह से कई बार डेंसिटी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से अगर कोई भी डिजीज जो कि पेंडेमिक टाइप की डिजीज है, जो कंटेजियस डिसीज है, वो इतना फास्ट रेट से फैल जाती है कि उससे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स भी हो जाती हैं। डेफिनेटली इस तरह के जो रूरल एरियाज और जो स्लम एरियाज हैं वो अर्बन एरिया को सर्विस प्रोवाइड करते हैं, लेकिन साथ ही डिजीज भी फैल सकती हैं। इसके चलते गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने और गवर्नमेंट ऑफ जो हमारी महाराष्ट्र है उन्होंने डिसीजन लिया कि धारावी जो हमारा मेन लैंड का जो पार्ट है उसको दोबारा से रीडेवलप किया जाए, एक अलग सिस्टम में उनको लाया जाए, स्लम जो है उसको चेंज किया जाए और उनको प्रॉपरली हाउसेज बना के दें जो कि बहुत ही कम रेंटल में उनको प्रोवाइड किए जाए, ताकि जो हाइजीनिक कंडीशन भी मेंटेन्ड हो, जो हमारी पॉपुलेशन डेंसिटी है वो भी प्रॉपरली स्प्रेड हो और जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं वो भी वहां से जनरेट हो। इसी के चलते यहां पे ये ब्लेम लगाया जा रहा है कि अर्लियर दिस मंथ द सेंटर अप्रूव्ड द ट्रांसफर ऑफ 256 एकड़ लैंड है जहां पे सॉल्ट पैन रीजन हुआ करता था, जहां पे सॉल्ट पैन है यानी सॉल्ट जहां पे मिलता है, उस एरिया को अलॉट कर दिया गया है धारावी रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट को, और जो कि एक ज्वाइंट वेंचर है बिटवीन द अडानी रियलिटी ग्रुप एंड द महाराष्ट्र गवर्नमेंट। यानी महाराष्ट्र गवर्नमेंट और अडानी ग्रुप का एक ज्वाइंट वेंचर में एक रीडेवलपमेंट प्लान चल रहा है, धारावी रीडेवलपमेंट प्लान, और उस प्लान के अंदर में सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से अप्रूवल मिल गया है कि आप सॉल्ट पैन लैंड्स को यूज कर सकते हैं इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए, इस पर्टिकुलर स्लम डेवलपमेंट के लिए। This invited criticism from opposition leader and environmentalist, जिनका कहना है कि ये पर्टिकुलर ग्रुप्स को बेनिफिट पहुंचाने के लिए यहां पे ये सब किया गया है, जो एक तरीके से फ्रेजाइल इकोसिस्टम को पूरी तरीके से डैमेज कर देगा। स्पेशली अगर हम बात करें शिवसेना लीडर की, तो आदित्य जो ठाकरे हैं उन्होंने सीधा बोला है कि जो स्टेट गवर्नमेंट है ये मुंबई को एक तरीके से सेल कर रही है टू द प्राइवेट कंपनीज। तो डेफिनेटली ये गर्मा गर्मी जो पॉलिटिक्स में चलती रहती है। हमारा यूपीएससी के अंदर में मेन कंसर्न है एनवायरमेंटल कंसर्न्स हैं, जिससे रिलेटेड हमारे जो यूपीएससी में क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। आज अगर हम बात करें तो ये जो एरिया अलॉट किया गया है 256 एकड़ का, अब मेन चीज है कि जो आपने सुना होगा जो लैंड होता है वो सेंटर के हाथ में नहीं होता, वो तो स्टेट सब्जेक्ट है। तो यहां पे सेंटर कैसे परमिशन दे सकती है कि आप इतने लैंड को इस पर्टिकुलर पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं? जी हां, जो पर्टिकुलर हम एनवायरमेंट के, यहां पे मेन चीज लैंड नहीं है, लेकिन लैंड पे प्रेजेंट वो इकोसिस्टम है जो डायरेक्ट कंट्रोल में आता है सेंट्रल गवर्नमेंट के। यानी यहां पे सिर्फ लैंड ही अलॉट नहीं हुई है, सॉल्ट पैन रीजन्स को डिस्कार्ड करने की परमिशन एक तरीके से दी गई है सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा, जो कि यहां पे एक मेन कंसर्न है। ये ऐसे एरियाज होते हैं जो कि वहां का जो रीजन है उसकी इकोनॉमिक एक्टिविटीज प्लस में एनवायरमेंटल जो बैलेंस है वो बना के चलते हैं। क्या बोलते हैं सॉल्ट पेन्स, जो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे रीजन्स, ये एक ऐसे रीजन्स होते हैं जहां बहुत लॉन्ग टाइम तक पानी रहा था और जो मिनरल्स थे, सॉल्ट्स थे, काफी नीचे जा चुके थे, लेकिन पानी हट जाने की वजह से वही चीज अब पानी के साथ में इवेपोरेट हो रही है सॉइल के अंदर से, और धीरे धीरे वो सरफेस पे आके जम जाता है, जो कि वहां पे सॉल्ट भी यहां पे निकाला जा सकता है, जैसा कि गुजरात से हमारे सॉल्ट आता है।
अगर हम बात करें तो मुंबई में ऐसे सॉल्ट पेन्स कहां कहां पे एग्जिस्ट करते हैं, घाट कोपर पे है, वडाला पे है, चेंबूर में है, मंडप में है, ट्रॉम्बे में है, विरार में है और वेंदर में है। ये इस तरह के जो सॉल्ट पेन्स यहां पे एग्जिस्ट करते हैं। CRZ जोन्स की अगर हम बात करें, कोस्टल रेगुलेशन जोन 2018 रूल्स के अकॉर्डिंगली सॉल्ट पेन्स को रखा गया है CRZ 1B कैटेगरी में। आगे हम बात करेंगे कि किस तरह के हमारे कोस्टल रेगुलेशन जोन्स होते हैं, कितने पार्ट में इसको डिवाइड किया गया है। उसमें से एक कैटेगरी है CRZ 1B जिसके अंदर में सॉल्ट पेन को रखा गया है और इसके अंदर में सॉल्ट पेन यानी CRZ रूल्स के अंदर में सॉल्ट पेन जैसे एरियाज को किसी भी प्रोजेक्ट के लिए अलाउ नहीं किया जा सकता। लेकिन इस प्रोजेक्ट में हम देख पा रहे हैं कि यहां पे सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से परमिशन मिल रही है इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को, यानी यहां पे कोई भी एक्टिविटीज स्पेशली इकोनॉमिक एक्टिविटीज प्रोहिबिटेड है एक्सेप्ट सॉल्ट एक्सट्रैक्शन और जो नेचुरल गैस एक्सप्लोरेशन है अगर वो नहीं हो रहा तो दूसरी एक्टिविटीज को यहां पे अलाउ नहीं किया जाएगा। सॉल्ट एक्सट्रैक्शन आप कर सकते हैं, नेचुरल गैस को भी एक्सप्लोर कर सकते हैं, बट डेफिनेटली इस एरिया में भी हमें रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करने पड़ते हैं। चाहे आप सॉल्ट एक्सट्रैक्शन कर रहे हो तो आप जो हाई-फाई टेक्नोलॉजीज होती हैं वो यूज नहीं कर सकते, वहीं पे नेचुरल गैस एक्सप्लोरेशन तो कर सकते हैं लेकिन इसमें भी ऐसी टेक्नोलॉजी यूज नहीं कर सकते जो कि एनवायरमेंटल पॉल्यूशन करे। इसके अलावा कोई भी एक्टिविटी सॉल्ट पैन के अंदर में अलाउड नहीं होती अंडर कोस्टल रेगुलेशन जोन 1B रूल्स एंड रेगुलेशंस फ्रेम्ड इन द 2018 CRZ रूल्स। इकोलॉजिकल इंपैक्ट की अगर हम बात करें तो ये बहुत बड़े प्रोटेक्टर होते हैं। जब भी बड़े बड़े रीजन्स में फ्लड आया है तो ऐसे फ्लड प्लेन्स के लिए एक तरीके से बहुत ज़्यादा काम करते हैं फ्लड प्लेन की तरह, तो ये प्रोटेक्ट करते हैं फ्लड से। जो वेव्स आती है उनकी वेव्स को बहुत कम कर देते हैं, शॉक एब्जॉर्बर की तरह ये काम करते हैं और ये हाई टाइड्स को रिड्यूस कर देते हैं। हैवी रेनफॉल में जब पानी बढ़ जाता है उसको स्टोर करने में काम आते हैं। तो इस तरह की बड़ी बड़ी सिटीज होती है वहां पे इस तरह के एरियाज को होना जरूरी है, अदरवाइज अदर एरियाज में बहुत ज्यादा फ्लड हो सकता है। बट ये ऐसे लो लाइंग एरियाज भी होते हैं जहां पे पानी सारा स्टोर हो सकता है और दूसरे एरिया को फ्लड से बचाया जा सकता है। दूसरी अगर हम बात करें तो बायोडाइवर्सिटी में बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं। मैराइन लाइफ जो कि सॉल्टी एरिया में काफी ज्यादा फ्लरिश होती है वो यहां पे अच्छी होती है। यहां पे प्लेड अ वाइटल रोल इन मेंटेनिंग द लोकल इकोसिस्टम, स्पीशीज यहां पे सर्वाइव करती है बहुत सारी। अगर हम ऐसे एरिया को किसी प्रोजेक्ट में लगा देंगे जहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग्स और ये रियल एस्टेट बनाया जाएगा, डेफिनेटली उसके ऊपर बहुत ज्यादा इंपैक्ट पड़ेगा, नेगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा, जिसको लेके एनवायरमेंटल कंसर्न्स अभी ये आए हैं और जो एनवायरमेंटलिस्ट है इसको अपोज कर रहे हैं। बात करते हैं CRZ की। CRZ एक ऐसे जोन है, सबसे पहले हम बात करते हैं कि कोस्ट हम किसको बोलते हैं। कोस्ट का मेन मतलब है जो हमारी हाई टाइड लाइन और लो टाइड लाइन के बीच का जो जोन होता है उसको हम बोलते हैं कोस्ट, और उसके आसपास के सभी एरिया को लगभग 500 मीटर तक के एरिया को हम बोलते हैं कोस्टल जोन। यानी कोस्ट अलग है और कोस्टल जोन अलग है। कोस्ट होता है हाई टाइड लाइन और लो टाइड लाइन के बीच का रीजन, और उसके आसपास का सारा रीजन को हम जोन बोलते हैं। जोन का मतलब ही आप समझते होंगे, जो पर्टिकुलर कोर नहीं है, कोर के अलावा वाला जो पार्ट है उसी को हम बोलते हैं जोन। तो CRZ है 500 मीटर तक का जोन, स्पेशली हम जब लेते हैं हाई टाइड लाइन से। तो 1991 के अंदर में पहली बार जो एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के अंदर में इसको लाया गया था। यानी 1986 जो एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट है उसके अंदर में CRZ 1991 लाए गए। स्पेशली ये मेन सबसे एक यूपीएससी में भी एक बार एक क्वेश्चन पूछा गया कि जो CRZ रूल इतने सारे फ्रेम किए जाते हैं उसके बाद भी इसको फॉलो ठीक से क्यों नहीं किया जाता। इसके पीछे सबसे मेन रीजन है दैट इट डिराइव इट्स पावर फ्रॉम द एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986। हमें इसके लिए एक पर्टिकुलर अलग से लॉ लाना पड़ेगा, क्योंकि अभी एट प्रेजेंट वही रूल्स एंड रेगुलेशंस और पेनल्टीज लगेंगी जो कि EPA 1986 में मेंशन्ड है। अब EPA 1986 एनवायरमेंटल डेवलपमेंट को लेके चलते हुए यहां पे बहुत ज्यादा पेनल्टीज नहीं रखी गई हैं, इसलिए जो CRZ है इसी से पावर डिराइव करेगा, तो डेफिनेटली वो भी क्या हो जाता है, वीक। तो पार्लियामेंट में कई बार ये डिस्कशन भी हुआ कि हमें CRZ के ऊपर में सिर्फ रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं, यहां पे प्रॉपर एक्ट लाना चाहिए, यानी कोस्टल रेगुलेशन एक्ट को इंप्लीमेंट करना चाहिए पार्लियामेंट द्वारा।
यहां पे हम बात करेंगे 2004 का जो सुनामी हुआ था, उसके बाद जब इसमें 10,000 से ज्यादा लोग की डेथ हो गई, तो उस टाइम पे जो सारी मशीनरी थी वो ऑन हो गई। उन्होंने बोला कि हमें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा कोस्टल रेगुलेशंस को बचाने के लिए, क्योंकि यहां पे मेनली जो मैंग्रोव फॉरेस्ट है हमारे ओडिशा, वेस्ट बंगाल और आंध्र प्रदेश के आसपास में, ये सारे मैंग्रोव जो है उन लोगों ने, उन मैंग्रोव्स ने एक तरीके से हमें बचाया। अदरवाइज वहां पे अगर मैंग्रोव नहीं होते तो बहुत बड़ा सुनामी और बहुत बड़ा जो फ्लड था वो आने वाला था। हमारे इंडिया में 10,000 से भी ज्यादा डेथ हो सकती थी, लेकिन कोस्टल रेगुलेशन हुई, उस वजह से ये चीजें डेवलप हो पाई और उस चीजें से ये एक तरीके से बच भी पाया। सीआरजेड नोटिफिकेशन 2011 वाज ब्रॉट इनटू बीफ अप कोस्टल जोन्स के लिए, फिर 2011 लाया गया स्पेशली सुनामी और इस तरह की चीजों से बचने के लिए। उन एरियाज को बचाना जरूरी है, एज अ बफर जोन उनको बनाना जरूरी है। CRZ notification 1991 was superseded by 2011, यानी जो 1991 में आया उसके बाद एक न्यू रूल्स आए 2011 के अंदर में, और आइलैंड प्रोटेक्शन जोन्स बनाए गए 2011 के अंदर में। स्पेशली अंडमान एंड निकोबार और जो हमारा लक्षद्वीप है उसके ऊपर CRZ डायरेक्टली फॉलो नहीं होते हैं, उसके लिए अलग से आइलैंड प्रोटेक्शन जोन्स बनाए जा रहे हैं। 2011 के अंदर में ये लाया गया था, और उसके अंदर में जो रूल्स रेगुलेशन से वो अलग हैं, और जो हमारे मेन लैंड का जो CRZ है वो अलग है। ये दोनों ही लेकिन फ्रेम होते हैं अंडर द एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986। बात करें तो 1981 में सबसे पहले प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी ने एक कोस्टल स्टेट्स को डेवलप करने के लिए और उसके जो वहां पे जो एनवायरमेंटल इश्यूज हैं उसके लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए थे, लेकिन उस टाइम पे इसको हम कोस्टल रेगुलेशन जोन का दर्जा नहीं दिया गया था। फिर धीरे धीरे करके 1991 के अंदर में CRZ1 आते हैं, फिर 1994 के अंदर में डिसाइड किया जाता है कि 50 मीटर 100 मीटर की लिमिट्स इसमें रहेगी। 1992 के अंदर में हम मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट ये टूरिज्म से रिलेटेड रूल्स एंड रेगुलेशंस निकालते हैं। 1996 में पोर्ट से रिलेटेड, माइनिंग से रिलेटेड, ग्राउंड वाटर से रिलेटेड 96 के अंदर में जो हमारा अमेंडमेंट दोबारा से किए गए और सुप्रीम कोर्ट में इसमें इंटरवीन करना पड़ा। फिर 2000 के अंदर में जो हमारे स्पेस जो इंडेक्स है, यानी कितने लेवल तक बिल्डिंग, कितनी हाइट तक बिल्डिंग बन सकती है, उस तरह के रूल्स आए। फिर हमारे 2011 में आए, फिर 2 में आए। इस तरीके से हर साल कोई ना कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस इसमें एक तरीके से ऐड किए जाते हैं, और फिर उसको एक नोटिफिकेशन के द्वारा, स्पेशली सुप्रीम कोर्ट की नोटिफिकेशन द्वारा और नीति आयोग की नोटिफिकेशन द्वारा इसको इंप्लीमेंट करा दिया जाता है पूरे इंडिया के अंदर। अब समझते हैं कि हमारा ये कोस्टल रेगुलेशन जोन कहां से लेकर कहां तक होता है। सबसे पहले अगर हम बात करें तो ये एरिया जो आप देख पा रहे हैं, दिस इज आवर सी, जिसके अंदर में हमारी जो एक्टिविटीज होती हैं, और यहां है हमारी लो टाइड लाइन एंड दिस इज आवर हाई टाइड लाइन। तो लो टाइड लाइन और हाई टाइड लाइन के बीच का जो एरिया है उसी को हम यहां पे बोल रहे हैं कोस्ट। अब हम हाई टाइड लाइन से अगर हम आगे की तरफ देखें 50 मीटर तक, तो हाई टाइड लाइन से 50 मीटर तक इसको रखा गया है नो डेवलपमेंट जोन, NDZ। वहीं पे यहां अगर इस वाले रीजन की अगर हम बात करें तो यहां पे 200 मीटर तक रखा गया है नो डेवलपमेंट जोन, यानी जो हमारा CRZ1B एरिया है उसमें 200 मीटर तक कोई भी डेवलपमेंट नहीं हो सकती। यानी अगर ये एरिया हमारा CRZ1B के अंदर में आता है तो 200 मीटर हाई टाइड लाइन से कोई भी डेवलपमेंट इसमें नहीं हो सकती। वहीं पे CRZ3B की अगर हम बात करें तो वो स्टार्ट होता है हमारा 200 मीटर के बाद से, और वो ऐसे एरियाज हैं जहां पे हमारा डेवलपमेंट जो है ज्यादा नहीं हुआ है। वहीं पे थर्ड ए डेफिनेटली सेम ऐसे ही है, ऐसे ही हम सेकंड की बात करेंगे, फिर ये मीटर की बात करेंगे, और ये हमारा 1A। ये सब को हम 1 बाय 1 करके देखते हैं। सबसे पहले हम देख रहे हैं CRZ1A, यानी 1A एक ऐसा एरिया है जहां इको सेंसिटिव जोन है, ऑलरेडी एग्जिस्टेड, वहां पे मैराइन प्रोटेक्टेड एरियाज हैं, वेटलैंड्स हैं, वहां पे बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स हैं, यानी ऐसे एरिया जो पहले से ही बहुत ज्यादा बायोडाइवर्सिटी रखते हैं, और उसको छेड़ना, उसको परेशान करना, उसको डिस्ट्रॉय करना हमारे लिए बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो ऐसे एरिया जहां पे पहले से ही डेवलपमेंट, इस तरह की जो ऑलरेडी बायोडाइवर्सिटी है, उसको एज इट इज रहने दिया जाएगा, एज अ इको सेंसिटिव जोन इसको डिक्लेयर किया जाएगा 1A।
वहीं पे जो इंटर टाइडल एरियाज हैं, यानी जो टाइड से अफेक्ट होते हैं एरियाज, जो टाइड से अफेक्ट होते हैं एरियाज, उनको हम बोलते हैं इंटर टाइडल एरिया, जिसको हम 1B में लेते हैं। वहीं पे सेकंड एरिया विच हैव बीन डेवलप्ड अप टू क्लोज टू द शोर लाइन, यानी एरिया सेकंड वो एरियाज होते हैं जो डेवलप हो चुके हैं, सिटीज बन चुके हैं, टाउन बन चुके हैं और शोर लाइन के बहुत ही ज्यादा पास में है। थर्ड ए की अगर हम बात करें, पॉपुलेशन डेंसिटी जहां पे 2161 पर स्क्वायर किलोमीटर से ज्यादा है एज पर 2011 सेंसस, उसको हम मानते हैं CRZ 3A। वहीं पे 3B होगा जहां पे पॉपुलेशन डेंसिटी 2161 से कम है एज पर 2011 सेंसस। वहीं पे हम CRZ 4A की अगर हम बात करें तो 12 नॉटिकल माइल फ्रॉम द लो टाइड लाइन टुवर्ड्स द सी, यानी ये जो सी हो गया इस तरफ अगर हम जाएंगे तो 12 नॉटिकल माइल, 1 नॉटिकल माइल अगर हम लेते हैं तो वो होता है 1.85236, यानी इतना जो किलोमीटर, यानी 1.85 किलोमीटर इक्वल्स टू 1 नॉटिकल माइल। यानी अगर हम लो टाइड लाइन से समुद्र की तरफ अगर हम जाएंगे तो उसको हम डिक्लेयर करते हैं 4A, 12 नॉटिकल माइल टुवर्ड द सी। और वहीं पे 4B की अगर हम बात करें तो टाइडल इन्फ्लुएंस्ड वाटर बॉडीज, यानी इसी पर्टिकुलर एरिया में जो बहुत ज्यादा अफेक्टेड, टाइडल अफेक्टेड जो वाटर बॉडीज हैं, यानी यहां पे वेटलैंड हो सकती है, यहां पे कोई लेक हो सकती है, पॉन्ड हो सकती है। केरला की साइड में अगर हम देखें तो वेम्बनाड हमारी जो लेक है जहां पे बैक वाटर मिलता है वो हो सकती है, पुलिकट लेक हो सकती है आंध्रा के पास में, उड़ीसा में हमारी चिलिका लेक हो सकती है, सबको इंक्लूड किया जा सकता है। और एक ऐसा एरिया नो डेवलपमेंट जोन जो 50 मीटर होगा फ्रॉम द हाई टाइड लाइन इन CRZ 3A और 200 मीटर होगा हाई टाइड लाइन से फ्रॉम CRZ 3B एरिया। ये डेफिनेटली आपको लर्न करने पड़ेंगे और धीरे धीरे आपको ये समझ में आएंगे। बात करते हैं सेंटर अप्रूव CR जो कोस्टल जोन मैपिंग है, जो प्रोग्राम है, उसको एक तरीके से उन्होंने ग्रीन सिग्नल दे दिया है। तो डेंट जो कोस्टल डिस्ट्रिक्ट हैं केरला के, वहां पे प्रोजेक्ट को अलाउ कर दिया गया है। जो मैपिंग प्लान है, पूरा मैनेजमेंट प्लान है, उसको लेकर आए हैं कोस्टल जोन मैनेजमेंट प्लान 10 डिस्ट्रिक्ट के अंदर में। आप देख पा रहे हैं कासरगढ़ है, इसमें कन्नौर है, कोझिकोडे है, मल्लापुरम है, त्रिशूर है, अल्लफूजा है, कोल्लम है, कोट्टयम है और अर्नाकुलम है और उसके बाद तिरुवनंतपुरम है। एज पर दी CRZ नोटिफिकेशन 2019 इनको अलाउ किया गया है। बहुत सारे प्रोजेक्ट यहाँ पे अभी अलाउ किए गए हैं। ये जो है प्रोजेक्ट 10 लाख लोगों को डायरेक्टली ये हेल्प करेगा, वहां पे जॉब एम्प्लॉयमेंट को जनरेट करेगा। बट एनवायरमेंटलिस्ट इसके थोड़ा सा अलग हमें दिखाई देते हैं। CRZ 1 के अंदर में जो टर्टल नेस्टिंग एरियाज होंगे, इस पर्टिकुलर एरिया में कोरल रीफ्स होंगे, मैंग्रोव होंगे, फॉरेस्ट होंगे, सेंचुरीज होंगे। वहीं पे सेकंड के अंदर में म्यूनिसिपैलिटी एरिया जो ऑलरेडी डेवलप हो चुका है, तो उसके रूल्स एंड रेगुलेशन म्यूनिसिपैलिटी डिसाइड करेगी। CRZ 3A के अंदर में अगर हम देखेंगे नो डेवलपमेंट जोन होगा हाई टाइड लाइन से 50 मीटर तक, और जो 2161 जो स्क्वायर किलोमीटर पर स्क्वायर किलोमीटर जो पॉपुलेशन है, अगर वो होगी उससे ज्यादा होगी तभी इसको कंसीडर किया जाएगा। 3 जैसा मैंने बताया सेम, बट ये 200 मीटर तक होगा। टूरिज्म के लिए जोन्स बनाए गए हैं। जो टॉयलेट, चेंजिंग रूम होते हैं और जो छोटी छोटी एक्टिविटीज होती हैं वो आप कोस्ट के बहुत ही ज्यादा पास कर सकते हैं, क्योंकि वहां डिस्प्लेस करने में, वहां के इवैक्यूएट करने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। छोटे छोटे जो रेसिडेंशियल होम स्टेज होते हैं वो भी वहां पे बनाया जा सकता है। डेफिनेटली बड़े होटल्स को नहीं बनाया जा सकता। CRZ जो आपके बार, नॉट टू बी बार फॉर पब्लिक यूटिलिटीज लाइक, यानी रोड्स और ऐसी जो एक्टिविटीज हैं जहां पे पब्लिक एक्टिविटीज होंगी उनको अलाउ किया गया है। डेफिनेटली इस तरह की जो एक्टिविटीज हैं वहां पे पॉल्यूशन और ये सब कॉज कर सकती है, जिसकी वजह से एनवायरमेंटलिस्ट इसके अगेंस्ट हैं। बट वहां पे जो इकोनॉमिक एक्टिविटी जनरेट होती है जिसकी वजह से यहाँ के लोग खुश भी हैं और वहां पे जो जॉब्स और इस तरह की जो अपॉर्चुनिटीज हैं वो भी आ रही हैं। CRZ एरिया को अगर अब हम ठीक से समझें तो ये 500 मीटर तक का एरिया है फ्रॉम दी हाई टाइड लाइन, फ्रॉम दी हाई टाइड लाइन, यानी जो भी हमारी हाई टाइड लाइन है, दिस इज आर सी, दिस इज लो टाइड लाइन, दिस इज हाई टाइड लाइन। हाई टाइड लाइन से 500 मीटर तक के एरिया को हम बोल रहे हैं कोस्टल रेगुलेशन जोन, और क्लासिफाइड किया गया इसको फर्दर
4 पार्ट के अंदर में उनके सब क्लॉज भी हैं और सेक्शन 3 ऑफ द एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के अंदर में कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए गए हैं और इसमें डिक्लेयर किया गया है द कोस्टल स्ट्रेचेस ऑफ रिवर, सीज, बेस, एस्टुरीज, क्रीक्स, बैकवाटर विच आर इन्फ्लुएंस्ड बाय टाइडल एक्शन ऑन द लैंडवर्ड साइड अप टू 500 मीटर फ्रॉम द हाई टाइड लाइन, उसको हम बोलेंगे कोस्टल रेगुलेशन जोन। द लैंड बिटवीन द लो टाइड लाइन एंड द हाई टाइड लाइन एज कोस्टल रेगुलेशन जोन, इसको डिक्लेयर किया जाएगा। आज तक हमारी इससे रिलेटेड 2 कमेटीज इसमें बैठी हैं जिन्होंने अपने अपने सजेशंस दिए हैं। कभी कुछ सजेशन इंप्लीमेंट हुए हैं, कभी उनको जो सजेशंस हैं उसको एक्सेप्ट नहीं किया गया सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा। 2011 में आई थी MS स्वामीनाथन कमेटी और 2018 में आई थी शैलेश नायक कमेटी। अपने अपने लेवल पे इन्होंने सजेशंस दिए गवर्नमेंट को, जिसमें से गवर्नमेंट को जो सूट किया वो उन्होंने इंप्लीमेंट किया और जो सूट नहीं किया वो इंप्लीमेंट नहीं किया गया, जो कि एनवायरमेंटलिस्ट के अगेंस्ट हैं, जो इसके फेवर में नहीं है। बात करते हैं फर्स्ट इको सेंसिटिव जोन्स। ये ऐसे एरियाज होंगे कोस्टल रीजन के अंदर में जहां पे पहले से ही कॉरल्स हैं, मैंग्रोव्स हैं, मैराइन है, लाइफ है, रिजर्व्स हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं, आपके नेशनल पार्क्स हैं, मैराइन पार्क्स हैं, और ऐसे एरियाज को कंसीडर किया जाता है कोस्टल रेगुलेशन जोन 1, जो कि हमारे कोस्ट यानी हाई टाइड लाइन से कुछ डिस्टेंस पे होंगे। एक एरिया है आउटस्टैंडिंग नेचुरल ब्यूटी हो जहां पे, या फिर कोई हिस्टोरिकल इसका सिग्निफिकेंस हो, या फिर हेरिटेज कोई पर्टिकुलर एरिया हो, जेनेटिक डाइवर्सिटी दिखाता हो यानी इसमें बहुत सारा बायोडाइवर्सिटी हो, रीजन लाइकली टू बी इनंडेटेड ड्यू टू द राइज इन द सी लेवल कॉन्सिक्वेंट अपॉन दी वार्मिंग, यानी जो हमारे बढ़ते हुए जो ग्लोबल वार्मिंग की वजह से सी लेवल का जो पानी है वहां पे बढ़ जाता हो, और ऐसे एरियाज जो हमारे लिए फ्लड के लिए भी एक तरीके से बफर की तरह काम करेंगे, तो ऐसे एरिया हो सकते हैं। Such other areas or may be declared by the central government or the concerned authorities at the state UT level from time to time, या फिर एक ऐसा एरिया जो कि गवर्नमेंट ने अपनी तरफ से डिक्लेयर किया है, उसी को हम मानेंगे कोस्टल रेगुलेशन जोन 1, दैट इज इको सेंसिटिव जोन। वहीं पे हम बात करें सेकंड कोस्टल रेगुलेशन जोन सेकंड एक ऐसा एरिया जो ऑलरेडी बिल्टअप है, बन चुका है पहले, क्योंकि रेगुलेशंस आने से पहले काफी ज्यादा डेवलपमेंट होती थी, ऑलरेडी ये म्यूनिसिपैलिटी एरियाज में आते हैं। तो यहां पे सिर्फ एक ही चीज हो सकती है कि फर्दर डेवलपमेंट को रोका जाए, लेकिन जो डेवलपमेंट हो चुकी है उस पर हम कुछ नहीं कर सकते। ज्यादातर रूल्स इसमें म्यूनिसिपैलिटी के ही लगेंगे। तो ऐसे टाउन और विलेज हो सकते हैं जो ऑलरेडी स्टैब्लिश है, नियर टू द शोर लाइन है, प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम है, रोड है, एसेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर है, इसमें सीवेज सिस्टम है इसके अंदर में, एरिया डेवलप्ड अप टू द शोर लाइन एंड फॉलिंग विद इन द म्यूनिसिपैलिटी लिमिट। बिल्डिंग्स आर परमिसिबल ऑन द लैंडवर्ड साइड, यानी उससे पीछे लैंडवर्ड की साइड में आप डेवलपमेंट कर सकते हैं, लेकिन आप सीवर्ड साइड में फर्दर एक्सटेंशंस अलाउड नहीं है। अदर एक्टिविटीज, डिसैलिनेशन प्लांट्स और ये सारी चीजें भी इसमें लगाई जा सकते हैं, यानी जो पानी होता है उसको फिल्टर करने वाला, जो सैलिनिटी को खत्म करने वाले जो प्लांट्स हैं वो लगाए जा सकते हैं इस पर्टिकुलर एरिया में। सम कंस्ट्रक्शन इज परमिटेड एज पर दी गवर्नमेंट जो गाइडलाइंस है उसके अकॉर्डिंगली आप यहाँ पे डेवलपमेंट कर सकते हैं। यानी पहले वाला जो जोन है वहां पे डेवलपमेंट अलाउड नहीं है, जो सेकंड जो जोन है उसमें काफी डेवलपमेंट अलाउड है, बट लैंडवर्ड डेवलपमेंट होनी चाहिए तभी वो अलाउड होगी। थर्ड एरिया है ऐसा एरिया जो डेवलपिंग फेज में है बट पूरा डेवलप्ड नहीं हुआ है, अभी भी उसमें काफी डेवलपमेंट बाकी है, तो हम इस स्टेज पे डेवलपमेंट को रोक सकते हैं, यहां पे हम फर्दर डेवलपमेंट को यहां पे ब्लॉक कर सकते हैं। तो रिलेटिवली अनडिस्टर्ब्ड एरियाज हैं कोस्टल रेगुलेशन जोन, जो रूरल एरियाज के अंदर में आते हैं और अंडर डेवलप्ड है, जो म्यूनिसिपैलिटी में भी हो सकते हैं या फिर आउटसाइड म्यूनिसिपैलिटी भी हो सकते हैं, लीगली डेजिग्नेटेड एज अर्बन एरिया बट नॉट सब्सटेंशियली बिल्ट अप। इतना एरिया डेवलप नहीं है, CRZ2 के बराबर ये इतना डेवलप्ड नहीं है। इसके अंदर में 0 से लेकर 200 मीटर फ्रॉम द हाई टाइड लाइन इज नो डेवलपमेंट जोन एंड कंस्ट्रक्शन शैल बी परमिटेड वेयर नो कंस्ट्रक्शन शैल बी परमिटेड। यानी जो हाई टाइड लाइन एरिया है, यानी कोस्ट के आसपास वाला एक ऐसा एरिया जहां बहुत ज्यादा डेवलपमेंट नहीं हुई है, अंडर डेवलपमेंट है, तो वहां से हाई टाइड लाइन से
200 मीटर तक का यहां पे नो डेवलपमेंट जोन होगा, सिर्फ 200 मीटर के बाद में डेवलपमेंट अलाउ किया जा सकता है, लेकिन उसके अंदर भी इको फ्रेंडली एक्टिविटीज ही मेनली प्रेफरेबल होती हैं। यहां पे जो बफर जोन रखा गया है हाई टाइड लाइन से, वो 200 मीटर का बफर जोन है, जिसके बाद में डेवलपमेंट अलाउड है। और एक्टिविटीज भी जनरली जो अलाउड है वो है एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री या फिर डिपार्टमेंट एटॉमिक एनर्जी के जो प्रोजेक्ट्स हैं वो अलाउ किए गए हैं। माइनिंग एक्टिविटीज रेयर मिनरल्स की हो सकती है, सॉल्ट मैन्युफैक्चर कर सकते हैं, रीगैसिफिकेशन किया जा सकता है, पेट्रोलियम अगर प्रोडक्ट्स आपको डिराइव करने हैं, वहां से एक्सट्रैक्ट करने हैं, वो किए जा सकते हैं। नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज को निकाला जा सकता है, पब्लिक फैसिलिटीज प्रोवाइड की जा सकती हैं इस पर्टिकुलर 200 मीटर के बाद वाले जोन के अंदर में। 200 से लेकर 500 मीटर के अंदर में अगर हम बात करेंगे तो यानी ये 200 मीटर के अंदर में जो एक्टिविटीज जो अलाउड हैं, यानी कमर्शियल एक्टिविटीज यहां पे जनरली अलाउड नहीं है, लेकिन गवर्नमेंट के खुद के प्रोजेक्ट्स और ये सारी चीजें इन्होंने अलाउ की है। वहीं 200 से 500 मीटर वाला जो एरिया होगा इस पर्टिकुलर हाई टाइड लाइन से 200 से 500 वाला जो एरिया होगा जनरली उस एरिया के अंदर में कुछ पर्टिकुलर एक्टिविटीज यानी जैसे होटल्स हो गया, मॉटल्स हो गया, बार्स हो गए, वो चीजें वो अलाउ की गई हैं 200 से 500 के अंदर में। यहाँ पे रेसिडेंशियल अलाउड नहीं है, फर्दर जो डेवलप हो चुके हैं ऑलरेडी उनको एक तरीके से डिमोलिश नहीं किया जाएगा, लेकिन जो फ्यूचर में बनने वाले जो प्रोजेक्ट्स हैं वो नहीं ला सकते हैं आप लोग। रेसिडेंशियल एक्टिविटीज यहाँ पे अलाउड नहीं है। 200 से 500 को हम टूरिज्म पर्पस के लिए रखते हैं, वहां पे होटल्स और ये सारी चीजों को अलाउ किया जा सकता है इन द कोस्टल रेगुलेशन जोन नंबर 3। वहीं पे 4 की अगर हम बात करें तो ये एक ऐसे एरिया है जो ज्यादातर पानी से ही ढके हुए हैं, या तो ये मैराइन प्रोटेक्टेड एरियाज हैं या फिर ऐसे एरियाज हैं जहां पे पहले से ही यहाँ पे एग्रीकल्चर और यहाँ पे जो राइस, पैडी क्रॉप्स, ये चीजें ग्रो की जा रही हैं। 4 इंक्लूड कोस्टल स्ट्रेचेस इन अंडमान निकोबार हो सकता है, लक्षद्वीप हो सकता है, छोटे छोटे जो हमारे आइलैंड्स हैं एक्सेप्ट दोज डेजिग्नेटेड अंडर 1, 2 एंड 3, यानी 1, 2 और 3 के अलावा जो बाकी एरियाज हैं उनको हम 4 के अंदर में लेंगे। एक्वेटिक एरिया इसमें कंसीडर किया जाता है, लो टाइड लाइन से टेरिटोरियल लिमिट तक इज क्लासिफाइड एज CRZ नंबर 4, including the area of the tidal influence water bodies. There is no restriction on the traditional fishing. लेकिन जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज हैं जिसमें बड़े बड़े ट्रॉलर्स आप यूज करते हैं फिशिंग के लिए और बड़ी बड़ी मशीन्स को यूज करते हैं, वो अलाउड नहीं है इस पर्टिकुलर एरिया में। नो अनट्रीटेड वाटर, यानी अनट्रीटेड वाटर को आप यहाँ पे डिस्पोज नहीं कर सकते हैं, इंडस्ट्रीज अपना वेस्ट इस पर्टिकुलर एरिया में नहीं डाल सकती हैं, और अगर डालेंगी तो उनके ऊपर में फाइन और इस तरह की चीजें इंप्लीमेंट की जाएंगी। ये पूरे एरिया की अगर हम बात करेंगे तो बहुत बार ऐसा हुआ है जो 6068 किलोमीटर का हमारा मेनलैंड का कोस्टल एरियाज है वो बहुत बार वायलेशन हुआ है। इसमें जो पॉपुलेशन डेंसिटी है उसके बेसिस पे एक्टिविटीज, पॉवर्टी रेट के बेसिस पे, अनएम्प्लॉयमेंट रेट के बेसिस पे, जीडीपी के बेसिस पे, सर्विस सेक्टर के बेसिस पे, सॉलिड वेस्ट जनरेशन और सेवेज जो जनरेशन है उसके बेसिस पे अगर हम देख रहे हैं तो जैसे पुडुचेरी का अगर एग्जाम्पल देखें तो हमारी जो पॉपुलेशन डेंसिटी है 2.49 है, 47 है, यहाँ पे पॉवर्टी रेट 9.69 है, और अगर एम्प्लॉयमेंट रेट देखें तो 0.5 है, वहीं पे जीडीपी कंट्रीब्यूशन जस्ट 0.5 है। बाकी डेटा आपको नहीं मिलते हैं। लास्ट डेटा है हमारे पास सीवेज जनरेशन 136 के आसपास जो मिलियन लीटर्स है पर जो हमारा डे का एमिशन यहाँ पे होता है। इस तरीके से पूरे डेटा को अगर हम देखें तो एक्टिविटीज के चलते, जो हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज के चलते बहुत ही फास्ट रेट से ये एरिया जो है डिग्रेड हो रहे हैं। जरूरत है यहां पे कोस्टल रेगुलेशन जोन्स को ठीक से इंप्लीमेंट करने की ताकि ये चीजें एक्टिविटीज जो है हमारी कम हो जाए। बहुत बार ये रूल्स एंड रेगुलेशंस का वायलेशन हो चुका है। CRZ 2018 ओवरऑल हुए थे एक बार 171 लोगों के जो आपके एक तरीके से पॉपुलेशन है उनके साथ एक तरीके से खिलवाड़ भी हो चुका है, जो कि 14% पॉपुलेशन है लिविंग इन द कोस्टल एरियाज। ओवर 12 मिलियन ऑफ देम डिपेंड्स ऑन द फिशिंग, यानी ऐसा भी हो सकता है कि जो फिशिंग और ये सारी चीजें हैं उनके साथ कई बार कोस्टल रेगुलेशन के ऊपर स्ट्रिक्टनेस होने के ऊपर फिशिंग एक्टिविटीज कई बार बैन हो गई हैं, रोक दी गई हैं, जिसकी वजह से डायरेक्टली इन लोगों के ऊपर इंपैक्ट पड़ता है। डेफिनेटली इनका जो रोजी रोटी है, जो खाने का जो मेन सोर्स है, इनकम का मेन सोर्स है, वो कोस्ट ही है, और वहीं पे अगर इस तरह की रेस्ट्रिक्शन लगा दी जाए तो हो सकता है प्रॉब्लम हो जाए।
550 पोर्ट्स बनाने का जो अभी जो गवर्नमेंट 550 पोर्ट्स लाने वाली है, 14 इकोनॉमिक जोन्स लाने वाली है, 11 टूरिज्म सर्किट्स लाने वाली है, रोड्स बनने वाली है, 2000 किलोमीटर की जो वो रोड है कोस्ट लाइन में ऑलरेडी अंडरवे है। सागरमाला प्रोजेक्ट है जो हमारा, और जो एक तरीके से भारतमाला प्रोजेक्ट है। इस तरह के जो प्रोजेक्ट्स हैं वो कहीं ना कहीं इकोनॉमिक एक्टिविटीज के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है, लेकिन हमारे जो कोस्टल रेगुलेशंस है, कोस्टल जो जोन्स हैं, उसके लिए कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। दूसरी अगर हम बात करें शैलेश नायक कमेटी का, जो इन्होंने सजेशंस दिए थे रिस्पॉन्सिबल फॉर द लेटेस्ट 2018 जो नोटिफिकेशन आया था, इनकी वजह से वाज मोर ऑफ ए क्लोज डोर डिस्कशन अमंग ब्यूरोक्रेट्स, यानी इस तरह की जो हमारी जो डिटेल्स थी वो पब्लिक के सामने कभी आ ही नहीं पाई और पब्लिक को नहीं पता चला कि इन तरीके किस तरीके से इन्होंने सजेशंस दिए थे। बस ये दोनों ब्यूरोक्रेसी जो हमारी लॉबी है और जो पॉलिटिकल लॉबी है, इन दोनों लॉबी के अंदर में ये चीजें रही और इन लोगों ने डिसीजन ले लिया, वहां के लोगों से जो कंसेंट नहीं लिया गया, वहां से जो सजेशंस नहीं लिए गए, जिसकी वजह से वहां के लोगों को खासा प्रॉब्लम हो रहा है। एमएस स्वामीनाथन कमेटी के साथ भी ऐसा ही हुआ, सेटअप इन द आफ्टरमैथ ऑफ द सुनामी इवेंट एज फार एज दिस सजेशन दे लैंड राइट रिकॉग्निशन लॉ along the lines of the Forest Right Act 2006 for the communities who subsist on the coastal areas based on their customary rights से विवेकानंदा। बट इनके जो सजेशंस थे, यानी इन्होंने बोला था कि हमें जो सुनामी आई है उसके बाद में इस तरीके से हमें इस तरह प्लान्स लाने चाहिए, वहाँ के लोगों को बचाना चाहिए, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ और जो हमारे एनवायरनमेंट है उसमें एक बैलेंस लाना चाहिए, लेकिन वो भी कभी भी इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। इस तरह की जो हमारे सजेशंस होते हैं, जो ब्यूरोक्रेट्स और इस तरह के जो कमेटी मेंबर्स डालते हैं, ऐसी कोई सजेशंस हर बार मैंडेटरी नहीं होते कि उनको फॉलो किया जाए गवर्नमेंट द्वारा। कई बार गवर्नमेंट जो है उनके अगेंस्ट भी चली जाती है, क्योंकि गवर्नमेंट को और भी एस्पेक्ट देखने होते हैं, वहाँ की इकोनॉमी, वहाँ की जॉब्स, वहाँ की हेल्थ और भी चीज़ों को देखना होता है। तो इस तरह के टॉपिक्स हमारे यूपीएससी के मेंस में बहुत बार आए हैं और प्री में डायरेक्टली पूछा गया कि कौन सी कमेटी सेटअप हुई थी इस पर्टिकुलर पर्पस के लिए। तो इस तरह के टॉपिक्स हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। इस तरह के जो हमारी सीरीज़ है वो आपको कैसी लगी है और इस तरह के वीडियोज़ किस तरह से लगते हैं, इसको वीडियोज़ को देखने के लिए डू सब्सक्राइब आवर चैनल चहल एकेडमी। थैंक यू।